हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास 9th का जो साइंस में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ, इसके फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी जो थी, जो क्या थी, थ्योरी जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। अब हमें कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, जैसे कि एक दिया हुआ है 293, ठीक है, और एक दिया हुआ है 470, एक दिया है 293 और एक दिया है 470। इसे हमें क्या करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन इस वीडियो का मेरा देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कन्वर्जन, जो तापमान की इकाई का परिवर्तन था, वो भी आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब हम लोग केल्विन से, किससे, टेम्परेचर को केल्विन से किस में चेंज करते हैं, सेल्सियस में। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन से जब हम लोग सेल्सियस में चेंज करते हैं। बच्चों, राइटिंग पे फोकस मत करना, समझने पे फोकस करिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो बच्चों, टेम्परेचर को केल्विन से, ये टी फॉर टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन का, उसको चेंज करना है टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस में। तो फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या था, केल्विन माइनस 273.15। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0.15 हम लोग नहीं लेते हैं, इसको हटा, ले भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0.15 जो है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो 0.15 हमने यहाँ से क्या किया, इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो केल्विन में हमारा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 290, एक सेकेंड, 293। ठीक है, इस माइनस किससे कर देंगे, 273। अब आप लोग माइनस कर लीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो कितना आ गया, 20। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, किसका, ए वाले का। ये हमारा ए वाले का क्या है, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सेल्सियस से, सॉरी, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, अब इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें दिया है 470। ठीक है, तो 470 को हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। और हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना, इसके आगे आप लोग सेल्सियस ज़रूर लिख देना। ठीक है, प्लीज़ राइटिंग पे मैं फिर से कहना चाहूँगा, राइटिंग पे फोकस ना करना, समझने पे फोकस करना। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाले इसी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा, उसको भी हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेल्सियस बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस कितना, 273। ठीक, मैंने फिर से बता दूं कि 0.15 आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ले के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो 470, इसमें से माइनस करना है 273। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 10 में से 3 गया 7, और 16 में से 7 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया, 197 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के हमने
दोनों पार्ट्स क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि 25 सेल्सियस को केल्विन में चेंज, मतलब ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं आप लोगों को, इसको इस बार केल्विन इकाई में चेंज करना है। पहले किस में चेंज करना था, सेल्सियस इकाई में, इस बार किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो चलिए देखते हैं। केल्विन का फार्मूला भी हमने पढ़ा था। केल्विन का फार्मूला हमारा क्या था, केल्विन, जब केल्विन में चेंज कर रहे थे हम लोग तो क्या कर रहे थे, बहुत ही ईजी है, सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और जब सेल्सियस में चेंज करते हैं तो केल्विन वाले से 273 माइनस कर देते हैं। तो बस बहुत इजी है, तो चलिए कर लेते हैं। तो केल्विन में जब आप चेंज करेंगे तो सेल्सियस में वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 प्लस कितना प्लस कर देना है, 273। तो प्लस कर दीजिए, 25 में 273 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 एंड 5 3 8, 7 एंड 2 9, और ये 2 हमारा ऐसे ही। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या, सॉरी, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, किसमें चेंज करना है, केल्विन में। तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, यही है फार्मूला। सेल्सियस में वैल्यू कितनी दी है, 3, सॉरी, सेल्सियस में हमें वैल्यू दी हुई है, फार्मूला आप लोगों ने देखा क्या होता है, के बराबर सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो सेल्सियस में वैल्यू कितनी दी हुई है, 373 प्लस कितना कर देना है, 273। ठीक, सेल्सियस की जगह प्रतिस्थापित कर दो उसकी वैल्यू को। ठीक है, सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी हमने, और अब इसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या करना है, बस नॉर्मल जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा, 646 केल्विन। ठीक, तो इस तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हमने हल कर लिया। ये इसका सेकंड पार्ट था और वो वाला हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड वाले क्वेश्चन के भी हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। ये दो अवलोकन हैं हमारे, इनके कारण हमें बताने हैं। तो नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि नैप्थलीन को अगर हम लोग रख दें तो यह समय के साथ क्या होता है, कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़ बिना क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो अगर थ्योरी पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा तो हमने नैप्थलीन के बारे में बात की थी। क्या बताया था, जो नैप्थलीन की गोलियां होती हैं वाइट कलर की, आप लोगों ने देखी होंगी, इनमें इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये बिना ही द्रव में बदले, बिना द्रव में चेंज हुए किस में बदल जाती हैं, गैस में। ठीक है, किस में बदल जाती हैं, गैस में। तो यही रीज़न है, क्योंकि ये इस प्रकार का पदार्थ है जो द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है, इसीलिए यही रीज़न आप लोग लिखेंगे कि ये कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना सीधा क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, क्या है रीज़न, कि जो नैप्थलीन की गोलियां होती हैं ये द्रव में बदले बिना ही गैस में बदल जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस कारण क्या होता है, जो नैप्थलीन की गोलियां होती हैं वो कोई ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों। तो बेटा जो इत्र होता है क्या होता है,
ये बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ही जल्दी और बहुत दूर तक इसकी महक आ जाती है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जो नैफ्थलीन एक वाष्पशील, सॉरी क्या लिखेंगे, नैफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जिसे ऊर्ध्वपातन। अब जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है तो इसका मैंने एक चार्ट बनवाया था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो देखा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस से जो डायरेक्ट गैस में बदलते हैं तो उससे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड वाले का भी आंसर इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, जो कि मैंने बताया, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था पीछे कि जो इत्र होता है वो बहुत तेजी से क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, तथा वायु के कणों से मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र गंध बहुत दूर बैठे हुए हमारे पास पहुंच जाती है। समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरीके से हमने थर्ड वाले क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आप लोगों को ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि जो लिक्विड होता है, चलो ठोस से शुरू करते हैं। जो ठोस होता है, ठीक है, क्या होता है, ठोस। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें आकर्षण का जो गुण होता है, वो इनके जो कण होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आकर्षण होता है। बताया था आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद आकर्षण ठोस के बाद सबसे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है। इतनी बात आप लोगों को बताई थी। तो इसी हिसाब से आप लोग इनको चेंज कर लेते हैं कि जल क्या होता है, जल आता है द्रव अवस्था में। चीनी क्या होती है, चीनी होती है हमारी ठोस। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है हमारी, क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यही एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर जल, फिर चीनी। सबसे कम, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, वहाँ पर मैंने घटते हुए क्रम में बता दिया। ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले जिसकी सबसे कम क्या होगी, जिसके कणों के बीच सबसे कम आकर्षण होगा सबसे पहले वो आएगा, फिर उससे ज़्यादा जिसमें होगा वो आएगा, फिर उससे ज़्यादा जिसमें होगा वो आएगा। कारण क्या लिखेंगे, तो देखिए उत्तर में कारण क्या लिखेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक क्या होता है, आकर्षण होता है, और ठोस में सबसे अधिक आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे, लेकिन कारण लिखने के लिए इसमें बोला नहीं गया था, आपको केवल इसमें व्यवस्थित करना था, लेकिन मैंने आप लोगों को कारण भी लिखवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अब ये कुछ टेम्परेचर आप लोगों को दिए गए हैं, इन पर हमें बताना है कि 25 डिग्री पर जल कैसा दिखेगा, 0 डिग्री पर जल कैसा दिखेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल हमें कैसा दिखेगा। तो आप लोगों को पता है 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है ये समथिंग रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास होता है। तो इस अवस्था में द्रव हमारा कैसा, सॉरी जल कैसा होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, 0 डिग्री ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है जल का। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, यहाँ पर ठोस अवस्था में दिखेगा। ठीक, लेकिन 0 डिग्री पर ये कन्वर्ट होता है ना,
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये द्रव में भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर द्रव जो होता है वो ठोस में बदलने लगता है। तो हो सकता है जब आप देखें तो ये द्रव में दिखे, थोड़ी देर बाद वो ठोस में बदल जाए। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा अगर टेम्परेचर है तो वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है हमारा जल, और द्रव में हो सकता है। इसी प्रकार जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेंगे तो 100 पर जल क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। ये कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर थ्योरी लेक्चर आप लोगों ने देखा होता तो आप लोगों को मुझे सॉल्व ही नहीं कराना पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, बस गैस में बदलने ही वाला होता है द्रव। तो यहाँ पर आप लोगों को भी क्या होगा, यहाँ पर ये द्रव में भी दिख सकता है और हो सकता है कि गैस में भी दिखे। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ हमें कैसा दिखेगा, द्रव में ही दिखेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग अब लिखेंगे कैसे, वो भी आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझाया सेम वैसे ही करना है कि 25 डिग्री पर क्या होगा, जल द्रव अवस्था में होता है। फिर बी वाले में 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सी वाले का आप आंसर लिख लेंगे। सी क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, द्रव में भी हो सकता है, और यही उबलने की अवस्था भी होती है, और वाष्पन की भी यही अवस्था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जल द्रव में भी दिख सकता है और गैस में भी दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5th वाले का आप लोग आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, पुष्टि हेतु कारण दें। अब हमें इसकी पुष्टि करनी है और इसका रीज़न भी बताना है। जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो आप लोग कैसे बताएंगे, क्या रीज़न देंगे? तो देखो, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, अब द्रव है तो द्रव तो होगा ही। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, हिमांक। ठीक, हिमांक कितना होता है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत ईजिली ये सारे आंसर हो जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनके इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में, हमारे इस वाले टेम्परेचर से इस वाले टेम्परेचर के बीच में जो जल होगा वो हमारा किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये रीज़न आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण इनके बीच का जो टेम्परेचर होगा उस पर जल हमारा क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठोस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैस। तो इनके जो बीच की अवस्था है वहाँ पर क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो अब हम लोग बात करते हैं लोहे की। जो लोहा होता है, ठीक, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब जिस पर ये गलना प्रारंभ कर देता है, वो रूम टेम्परेचर से या कमरे के ताप से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, रूम टेम्परेचर से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है इसका गलनांक। ठीक, किसका, लोहे का। लोहे का जो गलनांक होता है वो रूम टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। बहुत सिंपल सी बात है, लोहे का गलनांक क्या है, कमरे के ताप से बहुत ज़्यादा है। कमरे का ताप कितना हो सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई?
चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। मैं थोड़ा मतलब गलती से मैं बोल दिया। जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, वो गलती से मैं बोल रहा था बार बार, पीछे भी मैंने बोल दिया है, तो करेक्ट कर लेना कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री के आसपास होता है, सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो उसे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या किस चीज़ से लेना देना है, हम उसकी बात करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, जो लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है। तो रीज़न आप लोगों को पता चल गया, रूम टेम्परेचर से लोहे का जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण अलमारी हमारी क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस होती है। समझ में आ गया। चलिए, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहले वाले का, जल के ताप पर द्रव, जल क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसका कैसे लिखेंगे, जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों है, क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, ठीक है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए जल को बर्तन में रखा जाता है उसी। ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना, हमें यहाँ तक सिर्फ लिखना है। ठीक, बाकी मैंने और चीज़ें भी बता दी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके, जिससे थोड़ी नॉलेज आप लोग की इम्प्रूव होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे की अलमारी का कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है। तो इसका रीजन क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों, क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी रीज़न दे देंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 273 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग बर्फ़ को ठंडा करें तथा जल को इसी तापमान पर क्या करें, ठंडा करें, ठीक, तो बर्फ़ में शीतलता ज़्यादा क्यों होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या रीज़न होगा इसका। रीज़न बहुत ही साधारण सा है। क्या हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो बर्फ़ होती है पहले वो गलती है। गलती किसकी हेल्प से है, गुप्त ऊष्मा कहीं से लेती है, जिसकी मदद से ये क्या करती है, गलती है। अब जब ये पहले गलेगी, ठीक है, गलेगी, उसके बाद, ठीक है, गलने के बाद जल में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और बाद में भाप बनना शुरू करेगी। लेकिन जो जल होता है वो तो पहले से ही क्या होता है, ये जो बर्फ़ होती है पहले किस में होती है, ठोस में, ठोस से किस में बदलती है, द्रव में। तो ठोस से जब द्रव में बदलती है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, गुप्त ऊष्मा का, जो कि इसका टेम्परेचर उतना ही रखती है जितना ठोस अवस्था में था। जब द्रव में बिल्कुल बदल जाती है उसके बाद टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है। ठीक है, अब बात आती है जल की। जल किस अवस्था में होता है, ये तो पहले से ही द्रव अवस्था में ही होता है द्रव अवस्था में। अब जब ये द्रव अवस्था में ही है तो ये डायरेक्ट क्या होने लगेगा, वाष्प में या गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण इनके टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, ये ठोस से पहले किस में चेंज होती है, द्रव में, और ठोस से द्रव में जब चेंज होती है तो उस समय किसका प्रयोग करती है, गुप्त ऊष्मा का। और इस समय जो टेम्परेचर होता है वो समान ही रहता है, बदलता नहीं है। टेम्परेचर क्या होगा, समान रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 और 0 डिग्री क्या, सॉरी 273 और 0 डिग्री क्या होते हैं, समान टेम्परेचर होते हैं। 0 डिग्री बराबर केल्विन में कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। 0.15 भी होता है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको नहीं लिख रहे हैं हम लोग। पर बर्फ़ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। पहले ठोस में होता है, फिर किस में बदलता है, द्रव में, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। मैंने क्या बताया, ठोस से जब द्रव में चेंज होता है तो उस समय तक टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक, परंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। और जल क्या होता है,
उसको तो ठोस से द्रव में आना नहीं, वो तो ऑलरेडी द्रव में ही है, तो उसको सीधे किस में, वो तो उसको सीधे किस में कन्वर्ट होना है, ऊष्मा में, सॉरी गैस में। बर्फ गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा, गलन और संगलन एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। ऊष्मा 3.34 गुणे 10⁻105, ये 10⁻105 लिखा हुआ है, ठीक, 105 मत लिखना, ठीक, कितना लिखा हुआ है वहाँ पे करेक्ट कर लेना, 10⁻5, ठीक, तो ये चीज़ सही कर लेना, ठीक। क्या लिखा हुआ है ये वाला वहाँ पर आप लिखना, जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ को इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, पावर होगी यहाँ पर, ठीक, ये पावर में लिखेंगे हम लोग, ठीक ठीक। इतनी ऊष्मा की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। मैं पूरा रीजन मैं समझाता हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप लोगों को आंसर में देता हूँ, इनसे भी आप लोगों को नॉलेज इम्प्रूव होगी। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल की किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा है, 8वां क्वेश्चन क्या है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता, उबलते हुए भाप तथा जल में भाप से जलने की तीव्रता किसके अधिक महसूस होती है, क्या होगा। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि 370 डिग्री केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। जो भाप के कण होते हैं उनमें ऊर्जा अधिक होती है, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, ठीक है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों को 8th वाले का आंसर लिखना है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए, ठीक है। चित्र हमारा क्या है, ये एक ग्राफ दिया है हमें, क्या, तो क्या पता है, केवल इनके हमें नाम लिखने हैं। तो जो E है वो ठोस से किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में। तो जब कोई चीज़ ठोस से गैस में परिवर्तित होती है, एक एक के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ए का नाम लिखते हैं। ए का देखिए, ए में क्या है, ए ठोस है और द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। जब ए जो ठोस है, जो और जब कोई वस्तु ठोस होती है और उसको द्रव में कन्वर्जन होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस से जब द्रव में कन्वर्जन। ये चार्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी कहाँ है हमारा, ये रहा। बी को देखो, बी द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव से गैस, द्रव से गैस में जब परिवर्तित होता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो बस नाम ही लिखने हैं इनके, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसी प्रकार से सी कहाँ है, ये रहा। सी हमारा गैस से द्रव में परिवर्तित होता है, गैस से द्रव में। गैस से जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, निक्षेपण। क्या कहते हैं, सॉरी निक्षेपण नहीं कहते हैं, गैस से द्रव में, गैस से द्रव में कहते हैं हम लोग संघनन। क्या कहते हैं, संघनन, ठीक है। गैस से जब द्रव में परिवर्तित होता है तो संघनन कहते हैं उसे, ठीक। अब बात आती है डी वाले की। डी द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस, द्रव से ठोस। तो ये क्या होता है, पानी द्रव होता है, ठोस में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, जमता है ना, तो जमाना बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक। अब कौन बचा, अब केवल हमारा बचा हुआ है ई।
ई बचा हुआ है और एफ बचा हुआ है। ई क्या हो रहा है, ठोस से गैस। डायरेक्ट ठोस से जब कोई चीज़ गैस में बदलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस से गैस में बदलती है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। यहाँ लिख लेते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब इसी प्रकार एफ क्या है, डायरेक्ट गैस से ठोस, गैस से ठोस, गैस से ठोस में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसे बोलते हैं निक्षेपण, ठीक। क्या बोलते हैं, गैस से ठोस में जब, तो निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया और सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है, ए सॉरी एक सेकंड, ए की क्रिया क्या है, संलयन करा रही है, जो कि हमने अभी पीछे समझा। बी वाष्पीकरण, सी संघनन सॉरी, ठीक है। और डी जमाना, ई ऊर्ध्वपातन, ये गलत हो गया, ऊर्ध्वपातन नहीं। एफ क्या होगा, गैस से ठोस, गैस से ठोस, तो क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। क्या हो जाएगा, निक्षेपण, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, निक्षेपण। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने लेक्चर को कंप्लीट किया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। हमारा इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था पदार्थ की, हमारे आसपास के पदार्थ, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। और अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट स्लाइड्स पे, ठीक है। तो प्लीज़ जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएंगी प्रैक्टिस के बाद, तो इन पर गौर ना करके आप लोग वीडियो पे फोकस करें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। राइटिंग भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।